मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। पिछले सेशन में हमने बात की थी पीएनएफ यानी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन के बारे में। उसमें हमने ये जाना कि पीएनएफ होता क्या है और डॉक्टर हरमन कैबर्ट एंड मिस मार्गरेट नॉट 1946 और 1951 में इन्होंने डेवलप किया था। और ये जो टेक्निक थी, ये जो भी वीक मसल्स होती है उनको रिजुनेशन करना और उनकी स्ट्रेंथनिंग करना होता है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि पीएनएफ के क्या क्या यूजेस होते हैं और हम कुछ बेसिक टेक्निक्स इसमें समझेंगे। तो बेसिक टेक्निक्स के बारे में अब समझते हैं। तो जो भी टेक्निक्स इसमें होती है तो मूवमेंट्स का ही खेल है। इसमें जो भी मूवमेंट्स पेशेंट या हम नॉर्मल व्यक्ति करते हैं वही मूवमेंट्स बार बार पेशेंट को कराने होते हैं। जो भी मूवमेंट्स हम कराएंगे वो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं और कुछ उस जैसे ही लगते हैं। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट आर स्पाइरल एंड डायगोनल। स्पाइरल या घुमावदार मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑब्जर्व इन एवरीडे यूज। एग्जाम्पल के तौर पर टेकिंग द हैंड टू द माउथ, ठीक है ना। खाना जब हम खाते हैं तो बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं हमारे अपर लिम्ब में, जैसे कि शोल्डर का क्या क्या होता है, फ्लेक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन। एल्बो का होता है फ्लेक्शन और हमारे जो फोर आर्म का होता है सुपिनेशन। रिस्ट का क्या होता है, फ्लेक्शन, पाल्मर फ्लेक्शन एंड रेडियल डिविएशन। फिंगर्स का फ्लेक्शन होता है और उसके बाद हम जो हमारा हाथ होता है वो मुंह की तरफ या मुंह को छूता है ना। तो यानी इट मीन्स कि एक काम के लिए कितने मूवमेंट्स का यूज होता है। ईच पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स हैविंग 3 कंपोनेंट्स। तो अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला जो मूवमेंट होता है एंगुलर कहलाता है। और डायगोनल होता है एक, या रोटेटरी कह सकते हैं उसको, उसमें घुमावदार मूवमेंट होते हैं, रोटेट, ठीक है। जैसे कि फ्लेक्शन, अडक्शन विद लैटरल रोटेशन ऑफ द लेग, ठीक है ना। फ्लेक्शन, अडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, या एक्सटेंशन विद मीडियल रोटेशन, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट्स यानी मूवमेंट्स एक ही मूवमेंट नहीं करना है, एक जॉइंट के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो एक साथ कराने होते हैं, तभी जो हमारे प्रोप्राइसेप्टिव सेंस होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। मस्कुलर जो वीकनेस होती है वो नॉर्मल के करीब या नॉर्मल की तरफ आती है। Effects and uses. This pattern of movement represent the normal movement and they can be repeated to improve the movement which are needed, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट बार बार करेंगे और जो मूवमेंट नहीं हो रहा उसी को बार बार करेंगे तो वो हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। मैनुअल कॉन्टैक्ट में हम क्या है कि हम अपने हाथों को ग्रिप करके पेशेंट के अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब को अच्छी तरह से होल्ड करते हैं, फिर मूवमेंट कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें क्या है कि एक सेंसरी स्टिमुलस डेवलप होता है, स्किन का जो रिसेप्टर्स है वो काम करने लगते हैं, या जो अगर कम काम करते हैं तो वो ज़्यादा की तरह, यानी उसमें क्या है कि कंटिन्यूसली हम पेशेंट के अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब को कांटेक्ट में रहते हैं हमारे हाथ, है ना। तो उससे क्या होता है कि रिसेप्टर्स बार बार उनको स्टिमुलेशन मिलता है और वो काम अच्छी तरह से करने लगते हैं। टच कंट्रीब्यूट्स टू फैसिलिटेट स्टिमुलेट द एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स, ठीक है ना। एक्स्ट्रा रिसेप्टर जो होती है वो स्टिमुलेट करते हैं। मैनुअल कॉन्टैक्ट्स मस्ट बी पर्पसफुल, यानी जो मैनुअल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए वो अच्छी तरह होने चाहिए। उसका जो न ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, जो ग्रिप होगी न ज़्यादा एक लूज होनी चाहिए, है ना। एक
आप अपनी तरह से एडजस्ट करके पेशेंट को भी पूछना है कि सर या मैम ग्रिप अच्छी है, हल्की ढीली तो नहीं लग रही है या टाइट तो नहीं लग रही, तो द पेशेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, है ना। पेशेंट को भी पता होना चाहिए। और बार बार पेशेंट को स्टिमुलेशन आप कमांड से भी दे सकते हैं ना, और पेशेंट का जो हम पकड़ते हैं वो तो रहता ही है एक रिस्पॉन्स के तौर पर। ठीक है, डायरेक्शनल जो प्रेशर होता है डायरेक्शनल की तरफ, यानी अगर हमें रेजिस्टेंस देनी है तो उसी हिसाब से, या अगर हमें असिस्ट करना है तो पेशेंट को जहां मूवमेंट हो रहा है उसी की तरफ लेके जाना होता है। ठीक है ना, कंफर्टेबल भी होना चाहिए पेशेंट को, चाहे हम आगे चल के सेशंस में रिलैक्सेशन के पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या है कि कंफर्टेबल यानी उसका बेड, मैट्रेस और जो पोजीशन है पेशेंट की वो, और जो ग्रिपिंग है वो सारा का सारा कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना, और जो पेनफुल स्टिमुलस फील हो रहा है पेशेंट को वो अवॉइड करने हैं। पेशेंट को बार बार हमें बताना होता है कि सर ठीक है, आगे बढ़ें, दूसरी बार करें, एक और स्टिंग करें। तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस में जब तक नहीं लाएंगे तब तक रिकवरी नहीं होती है। स्ट्रेच स्टिमुलस क्या है कि जब भी हम पीएनएफ में स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं अराउंड द प्रोप्रोसेप्टिव जॉइंट के एरिया में या स्किन के ऊपर, उसमें स्टिमुलेशन मिलता है और बहुत ही फायदेमंद होता है पेशेंट के लिए। which increases the intramuscular tension, which produces reflex contraction of muscle, a sharp but controlled sustained stretching। तो ये जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के अराउंड जो एरिया होता है जॉइंट्स का होगा, मसल्स का होगा, वो स्ट्रेच होता है ना। जो ही वो स्ट्रेच होगा तो वीक मसल्स में एक स्टिमुलेशन आता है और रिकवरी बढ़ती रहती है। ठीक है ना, जब भी स्ट्रेच जो वीक मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग करते हैं एक स्टिमुलस मिलता है, रेस्पॉन्स आता है और उसमें स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। ट्रैक्शन एंड अप्रोक्सीमेशन। ट्रैक्शन और अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि आर्टिकुलर सरफेस जो जॉइंट बनाती है, यानी जॉइंट एक, दो या दो से ज़्यादा जो हड्डियाँ मिलके बनाती है उसको जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेस होती है अगर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो ट्रैक्शन कहलाता है, और पास करते हैं तो उसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये दोनों की दोनों जो टेक्निक्स है बहुत ही अच्छी साबित होती है पेशेंट की रिकवरी के लिए। और जो मसल्स की वीकनेस होती है या प्रोप्रोसेप्टिव सेंस हमारे जॉइंट्स में कम हो जाते हैं तो उससे भी फ़ायदे होते हैं। अगर हम ट्रैक्शन की बात करेंगे, ट्रैक्शन से क्या होगा, फ्लेक्शन, जो फ्लेक्शन लैकिंग होता है या फ्लेक्शन में वीकनेस होती है उससे फ़ायदा होता है। और जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो एक्सटेंशन पे फ़ायदा होता है। कमांड्स टू द पेशेंट। ठीक है, एक वर्बल जो हमारी आवाज़ है, वर्बल स्टिमुलस होगी पेशेंट के लिए, और बहुत ही इसका भी अच्छा रोल होता है रिकवरी के लिए। ठीक है ना, कमांड शुड बी द सिंपल, एक्यूरेट एंड ब्रीफ, है ना। बड़े ही सुगम्य तरीके से बात करनी है पेशेंट को ताकि वो समझ जाए और आपको आपकी जो बातों को फॉलो कर सके। नॉर्मल टाइमिंग्स भी होनी चाहिए कि पेशेंट का टाइम भी देखना है, थक तो नहीं गया है, कितनी रिपीटिशन हो गई है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी जब पेशेंट की नॉर्मल मसल्स होती है उसको हम मैक्सिमम यानी उसके अगेंस्ट में हम रेजिस्टेंस देते हैं, उससे मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दोनों तरीके से आइसोमेट्रिकली दे सकते हैं, आइसोटोनिकली। आइसोमेट्रिक यानी जिसमें मूवमेंट नहीं होता है लेकिन मसल्स की टोन बढ़ जाती है, और आइसोटोनिक में क्या है, मसल्स की टोन सेम रहती है और मूवमेंट उसमें होता है। ठीक है ना, इसमें दोनों तरीके से हम दे सकते हैं ताकि स्ट्रेंथनिंग हो जाए। इफेक्ट्स एंड यूजेस के बारे में बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जो मोटर यूनिट्स हमारे फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथनिंग हो जाते हैं, वो मतलब एकदम उसकी टोन अच्छी रहती जाती है जिससे कि मसल की स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है।
रीएनफोर्समेंट जब हम बात करेंगे, मेकिंग इजीनेस कैसे होती है, इन्यूमरेबल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं मोमेंट्स के वो हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं यूज़, जो भी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, एक काम के लिए कितने मोमेंट्स होते हैं, कितने मोमेंट्स है। कभी आप जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो फील करना, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें कितने सारे मोमेंट्स हमारे जॉइंट्स के लगते हैं, और ये करते करते हमारी वीक मसल्स खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाती हैं। और यही जो अप्लाई होता है हमारे पेशेंट्स के ऊपर भी, है ना। सो द proprioceptive stimulation which results from the tension, strongly contracting muscles lead to the spread or overflow of excitation to the weak muscles. Therefore, reinforcement is used as a mean of obtaining the contraction of weak muscles and to correct the imbalance. ठीक है ना। तो ये वीक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छी तरीका है, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक टेक्निक्स। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि वीक मसल स्ट्रांग हो जाती है। टेक्निक्स ऑफ एम्फेसिस, यानी कहाँ कहाँ जोर देना है, कहाँ कहाँ पर हमें फोकस करना है, ये आपको मैं फिर बताता हूँ इसमें, ताकि आपको याद रहे। रिपीटेड कंट्रैक्शन बार बार रिपीट करनी होती है, यानी इससे पहले हमने स्ट्रेच के जो हमने सेशंस किए या फ्रैंकल एक्सरसाइज के सेशन के, उसमें हमने बताया कि 30,000 से लेकर 40,000 की रिपीटेशन जब हम करेंगे तो मसल्स की जो जॉइंट की जो री एजुकेशन वो हो जाती है ना। इसे कम करेंगे तो फ़ायदा नहीं होता है या कम होता है। तो रिपीटेड जो एक्टिविटी है वो बार बार करनी, इसकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो बढ़ जाती है पेशेंट की। इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। द कंट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक वीक मसल्स आर पैटर्न आर रिपीटेड, यानी मैंने बताया था कि जो वीक मसल्स होती है उनको बार बार मूवमेंट कराना ताकि उसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है ना। जिससे क्या है कि उनको आइसोटोनिकली या आइसोमेट्रिकली उनको स्टिमुलेशन करते रहे। तो ये जो पीएनएफ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आगे का जो सेशन होगा वो कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में आपको कुछ बेसिक और जो प्रैक्टिकल जो भी नहीं हो पाएगी सेशन के दौरान, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको समझ आ जाए प्रैक्टिकल इसमें कैसे टेक्निक्स होती हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।